हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप लोग? तो दिस इज़ मी हितेन जोशी। आज की बेसिकली अपन सेशन में देखेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ मजिस्ट्रेट्स टू पास सीवियर सेंटेंस, राइट। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत इजी टॉपिक है, इसमें क्या डिस्कस करने लायक है, राइट। अपन देखते हैं सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 28 29 के अंदर बता रखा है कौन कौन से कोर्ट्स एम्पावर्ड है, क्या क्या सेंटेंसेस पास कर सकते हैं और कितना कितना फाइन इम्पोज कर सकते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आज अपन क्या नया सीखने वाले हैं, तो इस बेसिकली इस सेशन में अपन देखेंगे कि ये तो अपने को पता है कि कौन कौन से कोर्ट्स के पास में क्या क्या पावर है सेंटेंसेस देने की, लेकिन जब हम शेड्यूल को पढ़ते हैं, जो हमारा सीआरपीसी के अंदर पीछे शेड्यूल दे रखा है, उसके अंदर ये अपन को देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर कोड लेट से जेएमएफसी, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो ऑफेंस ट्राई कर सकते हैं जिसकी सज़ा 10 साल तक की है। लेकिन जब अपन सेक्शन 29 पढ़ते हैं, वहाँ पर जेएमएफसी की पावर बता रखी है कि वो 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है कि शेड्यूल में अपन ने बता रखा है कि कौन सी कोर्ट ट्रायल कर सकती है कौन से अपराधों का, लेकिन सेक्शन 29 में बता रखा है कि जेएमएफसी साहब सिर्फ 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं या फिर सीजीएम साहब 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। तो डोंट यू थिंक देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन दीज टू थिंग्स? तो बेसिकली आज के सेशन में अपन ये चीज़ समझेंगे कि कॉम्पिटेंसी और इस कंट्रोवर्सी को अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे, राइट। अब इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ मजिस्ट्रेट्स टू पास सीवियर सेंटेंसेस। अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्ट्स है जो एम्पावर्ड है सजा देने के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं विच इज़ ऑथोराइज्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है कि वो मृत्यु दंड भी या डेथ पेनल्टी भी यहाँ पर अवॉर्ड कर सकते हैं, ये सेक्शन 28 का मैंडेट कहता है। दूसरा क्या बताता है, सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज कितनी सज़ा दे सकते हैं, वो भी कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन जब वो डेथ पेनल्टी देंगे तो उसको कन्फर्मेशन या पुष्टि करवानी पड़ेगी उच्च न्यायालय से, राइट। जब अपन सेक्शन 366 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, तो सेक्शन 366 सीआरपीसी में भी यही बता रखा है कि जब सेशन कोर्ट डेथ पेनल्टी अवार्ड करती है तो उन सारे केसेस के अंदर पुष्टि करवानी पड़ती है हाई कोर्ट की, उसके बाद में वहाँ पर वो डेथ पेनल्टी अवार्ड होती है, एग्जीक्यूट होती है, राइट। अब तीसरा क्या है, असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं या कोई भी फाइन इम्पोज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पावर है सेक्शन 28 के अंदर। अब इसके बाद में जब अपन सेक्शन 29 पढ़ते हैं, सेक्शन 29 सीआरपीसी, वहाँ पर सीजीएम साहब 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं या फिर कोई भी फाइन इम्पोज कर सकते हैं। जेएमएफसी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं या फिर 10,000 का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। फिर जेएमएससी यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं या फिर 5,000 तक का फाइन यहाँ पर इम्पोज करने की उनके पास में शक्तियाँ रहती है। ये तो अपन ने देख लिया जनरल जो प्रोविज़न बात करता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं शेड्यूल सीआरपीसी का क्या बात करता है। शेड्यूल को याद करने का एक अच्छा तरीका है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, SOP CBC। SOP मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऐसे आप याद कर सकते हो। CBC अपने को पता है, जब अपन कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पर अपन CBCs वगैरह इसके अंदर देखते हैं। अब S का क्या मतलब है, S मतलब सेक्शन, दिस इज सेक्शन। O का मतलब ऑफेंस, दिस इज ऑफेंस, कि ऑफेंस कौन सा किया है। P मतलब सजा कितनी मिलेगी, दिस इज पनिशमेंट, दिस इज पनिशमेंट। फिर आगे क्या है, CBC, C का मतलब कॉग्निजेबल, संज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय, ये कॉग्निजेबल हो गया। फिर B फॉर बेल होगी या नहीं होगी, बेलेबल या नॉन बेलेबल, दिस इज बेलेबल और नॉन बेलेबल, इसके अंदर कौन सा आएगा। और तीसरा है लास्ट C जो है वो बताता है बाय विच कोर्ट इट इज ट्राइबल, कौन सी न्यायालय उस पर्टिकुलर अपराध का विचारण करने के लिए एम्पावर्ड है, बाय विच कोर्ट, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे शेड्यूल को याद रख सकते हैं। शेड्यूल को याद करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि कितने कॉलम है, तो अपन को पता होना चाहिए सेक्शन, ऑफेंस, पनिशमेंट, कॉग्निजेबल और नॉट, बेलेबल और नॉट, और बाय विच कोर्ट इट इज ट्राइबल। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ आ गया। अब इसके अपन आगे देखते हैं, इसका अपन उदाहरण देखते हैं जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन 379 जो चोरी को
पनिश करता है, 380 जब चोरी की जाती है ड्वेलिंग हाउस में किसी के घर में, और 382 जब चोरी करने आप जाते हो तो आप साथ में आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी रखते हो, या फिर आपके ऊपर अटैक हो सकता है तो उस सारे केसेस के अंदर आप कुछ अपना साथ में वेपन भी रखते हो, तो ये 382 अट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हम शेड्यूल देखते हैं तो वहाँ पर बता रखा है कि 379 की सज़ा 3 साल तक की है और इसको कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। 380 की सज़ा 7 साल तक की है, इसको भी कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकते हैं। 382 जिसकी सज़ा 10 साल तक की है, यहाँ पर बता रखा है इसको JMFC साहब ट्राई करेंगे। अब आपको नहीं लगता कि अभी अपन ने देखा कि JMFC की पावर तो 3 साल तक की है, लेकिन यहाँ पर बता रखा है 10 साल तक और इसका ट्रायल JMFC करेंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमको सेक्शन 325 CRPC को रेफ़र करना चाहिए। 325 CRPC क्या बोलता है कि मजिस्ट्रेट आफ्टर हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड एविडेंस, ये देखो कितनी अच्छी चीज़ यहाँ पर बता रखी है कि ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसी उस पर्टिकुलर केस को CGM साहब के सामने ट्रांसफ़र कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। कब करते हैं? प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड के एविडेंस को सुनने के बाद में, जब मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि यहाँ पर अक्यूज्ड गिल्टी है, अक्यूज्ड इज़ गिल्टी, और उनके हिसाब से उस अक्यूज्ड को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो वो एम्पावर तो नहीं है लेकिन ज़्यादा मिलनी चाहिए, या सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ऐसा मजिस्ट्रेट साहब का ख्याल है, तो फिर वो अपने इस ओपिनियन को रिकॉर्ड करते हैं। दे रिकॉर्ड देयर ओपिनियन एंड सबमिट द प्रोसीडिंग्स टू द CGM साहब, फिर वो CGM साहब को भेज देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे केसेस के अंदर ट्रायल तो JMFC साहब ही कर रहे हैं, लेकिन जब उनको लगता है इस पर्टिकुलर मामले के अंदर ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए अभियुक्त को, तो वो CGM साहब को आगे भेज देते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 325 पिक्चर में आता है। मतलब ट्रायल तो JMFC साहब ही कर रहे हैं, लेकिन जब सज़ा देने की बात आती है और ज़्यादा सज़ा देने की बात आती है तब वहाँ पर वो CGM साहब को भेज देते हैं। अब सब आप कहोगे कि सर मान लो CGM साहब जो है उनकी शक्तियाँ 7 साल तक की है, वो 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। अब कोई ऐसा मामला है जहाँ पर सज़ा जो है वो 7 साल से ज़्यादा देने की बात हो रही है और ट्रायल वहाँ पर लेट से CGM साहब कर रहे हैं, तो फिर ऐसे केसेस में CGM साहब किसको फॉरवर्ड करेंगे? यहाँ पर 325 में तो बता दिया कि JMFC या JMSC साहब CGM को ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रोसीडिंग्स, जब उनके ओपिनियन में उनको लगता है कि अभियुक्त को ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर CGM साहब खुद ट्रायल कर रहे हैं तो फिर वो किसको फॉरवर्ड करेंगे या फिर वो किसको सबमिट करेंगे अपनी प्रोसीडिंग्स? तो यहाँ पर सेक्शन 31 भी पिक्चर में आ जाता है CRPC का। वो क्या बात करता है कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन से मजिस्ट्रेट, JMFC, JMSC या CGM, यहाँ पर ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या बता रखा है, मजिस्ट्रेट कैन सेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 14 ईयर्स। मतलब CGM साहब की सज़ा देने की शक्तियाँ 7 साल तक की है, लेकिन वो 14 साल से ज़्यादा तक उस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर सज़ा नहीं दे सकते। दूसरा, एग्रीगेट पनिशमेंट, अगर बहुत सारे अपराध किए हैं तो एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट। जो भी एग्रीगेट सज़ा है वो उनकी शक्तियों से दुगनी नहीं हो सकती, मतलब वही 7 साल है तो 14 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस। लेट से सिंगल ऑफेंस की सज़ा 7 साल तक की थी, तो 7 का दुगना हो गया 14 साल। तो इन सारे मामलों में हमको पता चलता है, तो फिर सेक्शन 31 CRPC भी पिक्चर में आ जाता है। तो ये बेसिकली आज का अपना सेशन था विथ रेस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी, और जो अपन शेड्यूल और प्रोविज़न के अंदर जो कंट्रोवर्सी देखते हैं, कन्फ्यूजन रह जाता है हमको कई बार, तो उसको आज इस पर्टिकुलर सेशन में अपन ने समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड फॉलो आवर चैनल लॉ प्रेप जुडिशरी। थैंक यू।